माध्यमिक हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में दिए जाने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर के 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को जानना है, तो 2 क्वेश्चंस विद आंसर्स आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर द इंट्रो वीडियो। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल और मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। खुद वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूं और मोर देन 10 इयर्स मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स को पढ़ा रहा हूं। तो आप समझ ही सकते हैं इतने रिच एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू होगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हिस्ट्री के इस चैप्टर नंबर 5 में जो हम लोगों ने आज 2 क्वेश्चन सजेस्ट सेलेक्ट किए हैं, उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन बताऊंगा और फिर उनका आंसर आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन। स्क्रीन आपके सामने है माध्यमिक हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रॉट टू यू बाय रमदान ट्यूटोरियल। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहले नाम जान लेते हैं। नाम है ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 19th ऑफ सेंचुरी टू द अर्ली 20th सेंचुरी। आपको पता है 19th सेंचुरी मतलब 801 से बात की जाती है, उसके बाद से बात की गई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन हम लोग इस ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रिंटेड बुक्स एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो बुक प्रिंट्स की जा रही है और इसका एजुकेशन के स्प्रेड होने में क्या रिलेशन है। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कशन समझने वाले हैं कि ये क्या रिलेशन स्टैब्लिश करता है बिटवीन द प्रिंटेड बुक्स और एजुकेशन के स्प्रेड होने में। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं, 2017 में 2019 में इन 2 ईयर्स पे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। साथ ही साथ जब 2021 में मॉडल एक्टिविटी टास्क बंगाल बोर्ड ने स्टार्ट किया, उस टाइम पर मॉडल एक्टिविटी टास्क में भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस और इम्पार्टिंग एजुकेशन में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स बताए हैं और इन चारों पॉइंट्स के साथ में इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आंसर लाइन बाय लाइन में पढ़ के समझा देता हूँ। द प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश्ड इन लेट 18th सेंचुरी प्लेड अ मेजर रोल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू आउट बंगाल। तो जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा है, 18th सेंचुरी के टाइम पर ये जो एजुकेशन को इम्पार्ट किया गया था, जो बढ़ाया गया था, बढ़ावा मिला था, प्रेस का उसमें बहुत बड़ा भूमिका था। क्या इसमें भूमिका था, क्या रिलेशन एस्टैब्लिश है, चलिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं एकेडमिक बुक्स, यानी जो बुक हमारे लिए एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए एज अ कोर्स पढ़ाई जाती है, उन एकेडमिक बुक्स का क्या रोल था। तो सेवरल एकेडमिक बुक्स ऑफ डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस वर प्रिंटेड इन दिस प्रेसेस। तो जो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट होते ही एकेडमिक बुक्स का पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ। द सब्जेक्ट्स डील्ड इन दिस बुक included literature, mathematics, science, history, geography, etc. The low prices of these books ensured that they reached the students in rural areas in Bengal and thus these books gained much popularity. सिंपल से पॉइंट है, एकेडमिक बुक्स जब पब्लिश किए गए इंडिया में तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट कम होने लगी और कम कॉस्ट के साथ वो बच्चों को अवेलेबल होने लगे बहुत ही चीप प्राइसेस में। जब बुक इतने चीप प्राइसेस में अवेलेबल होने लगेंगे तो उनको लोग आसानी से परचेज कर पाएंगे, परचेज करेंगे तो पढ़ पाएंगे, एजुकेट हो पाएंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस ने एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, क्योंकि जितने भी हमारे एकेडमिक्स के बुक है, चाहे वो लिटरेचर की बात की जाए, मैथमेटिक्स की, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट्स की, इन सारे के बुक को पब्लिश किया गया और पब्लिश करने के साथ साथ न केवल उन बुक को पब्लिश किया गया बल्कि बहुत ही चीप रेट्स में अवेलेबल करवाया गया, जिसने एजुकेशन को इम्पार्ट करने में काफी हेल्प की। तो समझ ही सकते हैं ना कि एजुकेशन को बढ़ावा देने में किस तरह से ये हेल्प कर रहा है। मैं बिल्कुल भी आपसे ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि जिस तरह से ये आंसर दिया गया है इसको वर्ड बाय वर्ड रट के लिखें, बल्कि जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाया, आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन के लेंथ को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, बट एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप इसे लिखेंगे तो आप इसे अपने मन मुताबिक अपने लेंथ को चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अदर बुक्स पर। तो प्रिंटिंग प्रेसेज़ ने अदर बुक्स को भी पब्लिश किया और उन्हें भी बहुत मार्केट में चीप प्राइसेज़ पे अवेलेबल करवाई। अब इन अदर बुक्स में किसकी बात की जा रही है, चलिए पढ़ के देखते हैं। लिखता है आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द printing press in Bengal, translation of the Bible, Ramayana, Mahabharata, and other ancient texts in Bengali were published. Besides, several research papers were also published. These easily reached the common masses of the Bengal. यानी क्या हो रहा है, जब इनिशियली जब प्रेसेस स्टैब्लिश हुए, एकेडमिक बुक्स के साथ साथ उन्होंने और भी चीजें पब्लिश करना की, जैसे कि उन्होंने ट्रांसलेशन किसका, बाइबल का, रामायण का, महाभारत और अदर जो इंसेंट टेक्स्ट है। इससे क्या होता है, लोगों को एजुकेशन मिलता है, वो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते थे, जो सिर्फ एक लैंग्वेज में होने की वजह से बैरियर बन जाता था कि एक सर्टेन लैंग्वेज में है, अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। ये बैरियर हट गया क्योंकि उसे ट्रांसलेशन करके पब्लिश किया गया
और सब लोग हर एक अलग-अलग फ़ील्ड में। अब ये चीप प्राइस पे मिले ना मिले, लेकिन अगर एक भी अगर आपको एक एंशिएंट टेक्स्ट का ट्रांसलेशन मिलता है, तो आप उसे बहुत लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो एजुकेशन को किसी न किसी तरह से एक अच्छा मुकाम मिला एंशिएंट जब जब प्रिंटिंग प्रेसेस ने अपना ये ट्रांसलेशन वाले बुक्स को भी पब्लिश करना स्टार्ट किया। चलिए, मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। तो देखिए प्रिंटिंग प्रेसेस ने जब अपनी पब्लिकेशन से स्टार्ट किए तो न्यूज़पेपर्स और जर्नल को तो वो पब्लिश करेंगे ही। इस न्यूज़पेपर और जर्नल के पब्लिशमेंट्स के साथ किस तरह से हेल्प मिला, चलिए समझते हैं। सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स इन बंगाली एंड इंग्लिश वर पब्लिश्ड फ्रॉम दीज प्रिंटिंग प्रेसेस। अपार्ट फ्रॉम द डेली न्यूज सेवरल इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स वर आल्सो पब्लिश्ड इन दीज पेपर्स। तो जो बात बताई गई है जर्नल्स का और न्यूज़पेपर्स का, न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करना अब आसान हो चुका था। सारे न्यूज़ और आपको समझ ही सकते हैं कि न्यूज़ की वैल्यू क्या होती है ह्यूमन लाइफ में। तो ह्यूमन लाइफ में हम जब न्यूज़ेस को पढ़ते हैं तो हमें दूसरी चीज़ों के बारे में पता चलती है जो कि कहीं न कहीं आने वाला हिस्ट्री बनने वाला है। तो जिस हिस्ट्री को आप आगे देखने वाले हैं, उस हिस्ट्री के आप पार्ट बनते हैं थ्रू दिस न्यूज़पेपर। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है उसे आप कलेक्ट करें, तब आपको पता चलेगा कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रही है। साथ ही साथ इस टाइम पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, बहुत सारे जर्नल्स थे जो पब्लिश किए जा रहे थे। अब यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं बल्कि किसी एक डेवलपमेंट, किसी एक फील्ड पर्टिकुलर फील्ड के डेवलपमेंट के बारे में भी आप इन जर्नल्स के थ्रू समझ सकते थे। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती थी जो प्रिंटिंग प्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के बाद हुई, क्योंकि अलग-अलग न्यूज़पेपर्स, अलग-अलग जर्नल्स पब्लिश होने लगे और उसमें ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलने लगे। क्लियर रहा? अब मैं आपको एजुकेशन को इम्पार्ट करने में बंगाल में किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का भूमिका था, इसका फोर्थ एंड फाइनल जो डी नंबर ऑप्शन है, न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये समझाता हूँ। In order to write textbooks for the students and hand it over to them at low prices or free of cost, the Calcutta School Book Society was set up in 1817. In 1880, after the Calcutta School Society was set up, several books were established under it. Thus, the education system in Bengal improved. देख सकते हैं न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी एक नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात नहीं की जा रही है, बल्कि एक सोसाइटी का नाम लिया गया जिसका नाम है कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी। कैलकाटा इसको सेटअप किया गया 1817 में और ये 1818 से ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। और इसने किस तरह से फंक्शन की, तो इसने बुक्स को काफ़ी लो प्राइसेस पे इवन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने की कोशिश की। बहुत सारे बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया गया। आप समझ ही सकते हैं, अगर एक ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मिनिमम कॉस्ट पे भी बुक्स को परचेज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता। तो अगर इस टाइम पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिल जाए, तो मे बी वो इस सिचुएशन में आकर कुछ एजुकेशन ही गेन कर सकते हैं जिससे उनका आगे का फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन सिस्टम को जो हमारे बंगाल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने में प्रिंटिंग प्रेस का भूमिका आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सो हाउ दे आर प्लेइंग, व्हाट इज द रोल दैट दे आर प्लेइंग। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन बंगाल। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी एग्जैक्टली यही सेम आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार इन द कल्टीवेशन ऑफ साइंस इन बंगाल। ये माध्यमिक के 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का क्या कल्टीवेशन, क्या रोल रहा, क्या उनका फंक्शन रहा इस कल्टीवेशन ऑफ साइंस में, बंगाल में साइंस को आगे बढ़ाने में। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, समझते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ साइंस में महेंद्र लाल का क्या भूमिका था। तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार की जो भूमिका थी, इसे जानने से पहले आपको याद रखना है कि डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था IACS, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। IACS, जो रोल महेंद्र लाल सरकार का है वही रोल IACS का है। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को IACS या फिर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम पर भी पूछ सकता है। पहले मैंने आपको ये सजेस्ट कर दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा लेंदी रखा हुआ है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, बट इंफॉर्मेटिव आंसर होगा। चलिए देखते हैं। Indian Association for the Cultivation of Science. In 1876, Mahendra Lal Sarkar established the Indian Association for the Cultivation of Science, that is IACS. This was India's first center for the discussion on the areas of basic science. This is one of the reasons why Dr. Mahendra Lal Sarkar is called the father of study of modern science. तो इस वजह से उनको कहा जाता है। चलिए उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। This institute was run by contribution from the citizens and was located at, तो कहाँ इसका लोकेशन था, at 210 Bow Bazaar
In the 19th century, Bengal, this institution had contributed immensely to the development of Bengal's intellectual and cultural faculties. तो जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंस्टीट्यूट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो सिटीजन्स थे, वही इसके लिए कंट्रीब्यूशन देते थे, जिससे ये इंस्टीट्यूट चलता था। इसका लोकेशन भी बताया गया है 210 बोबाजार स्ट्रीट। अगर आप वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। इन द 19th century, in the 19th century, Bengal, this institute has contributed immensely to the development of Bengal's इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल फैकल्टीज। तो जो वहाँ के फैकल्टीज के उनके इम्प्रूवमेंट में और उनके फैकल्टीज ने जो रोल दिया है वो इमेंस था, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। दिस इंस्टीट्यूट गेव इट्स स्टूडेंट एन इन्वायरमेंट ऑफ सोली नेटिव एंड प्योरली नेशनल कैरेक्टर। तो इस इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स को वो एटमॉस्फेयर दिया कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो प्योरली अपने नेटिव लैंग्वेजेस के साथ, अपने एटमॉस्फेयर के साथ आप वहां पर पढ़े। मतलब आपको जनरली क्या होता है कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस टाइम, इससे पहले बंगाल का जो एजुकेशन सिस्टम की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में बंगाल के एजुकेशन सिस्टम के साथ अगर आप चाहते हैं कि बंगाल के एजुकेशन सिस्टम में रह के आप साइंस पढ़े, तो आपको वो फील, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता था जो नेटिव हो, जो अपनापन जिसमें फील हो। ठीक है, तो उस नेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। The main goal of this institute is to research in basic science. Even today, the ISCS is continuing to work with this goal in mind, and the object of being object being to make the lives of mankind more comfortable. Obviously बात है, साइंस का रोल ही यही रहा है हमारे लाइफ में। चलिए अर्ली फेज के बारे में समझते हैं। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द लेक्चर एट दिस इंस्टीट्यूट वेयर हाईली क्वालिफाइड पीपल, जैसा कि पता है फैकल्टी अगर हाई हाई एंड के थे, इसी वजह से इंस्टीट्यूट इतना नाम भी कमाया है, क्योंकि वही फैकल्टीज ने इन्हें ये मुकाम दिया है। दे इंक्लूडेड फादर लेफंट, जगदीश चंद्र बसु, चुन्नीलाल बोस, प्रेमनाथ बोस एंड आशुतोष मुखर्जी। आई होप कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिन्होंने जगदीश चंद्र बोस का नाम नहीं सुना होगा। तो जगदीश चंद्र बसु के साथ साथ और भी नाम बताए गए हैं, जैसे कि फादर लेफंट, चुन्नीलाल बोस, चुन्नीलाल बोस के अलावा है प्रेमनाथ बोस एंड आशुतोष मुखर्जी। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, बच्चों को मैंने मेनली देखा है कि जब वो क्वेश्चन के आंसर्स को लिखते हैं, वो नाम ज्यादा याद रखना पसंद नहीं करते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस के साथ यहाँ पर फादर लेफंट का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, और आशुतोष मुखर्जी भी काफी पॉपुलर नेम है, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो इन नामों को जरूर मेंशन कीजिएगा। मोरओवर द ISCS ट्रस्ट बोर्ड consisted of luminaries like Vidyasagar and Kesav Chandra Sen. In 1912, the first Indian president of ISCS was Raja Pyari Mohan Mukherjee. His successor included Dr. Neelratan Sarkar, Gyan Chandra Ghosh and Dr. Satyendra Nath Bose, an eminent physicist. तो आप देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिशमेंट में जो लोग थे, उसके बाद जो इन्हें जिन लोगों ने इस इंस्टीट्यूट को आगे रन किया और जो इसके पहले प्रेसिडेंट बने, उन सब का नाम भी बताया गया है। और साथ ही साथ उन नाम के साथ आप जानते हैं कि कितने बड़े वो पर्सनालिटीज रह चुके हैं, तो उन्होंने किस तरह से उस टाइम पर इस इंस्टीट्यूट को ग्रो किया होगा, आप समझ ही सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा, ये कंप्लीटली एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट था, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है समझना तो आसान था, लेकिन उनको याद रख के एग्जाम में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये अर्ली फेज में जो मैंने नाम बताए हैं, इन सारे फेजेस को, सारे नाम को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या किया गया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीवी रमन, अब सीवी रमन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो सीवी रमन के टाइम पे इस ये ISCS किस तरह से डेवलप कर रहा है उसको अलग से समझते हैं। In 1907, with the leadership of Sir C.V. Raman, ISCS started developing into a new trajectory. At that time, Dr. Mahendra Lal Sarkar's son, Amrit Lal Sarkar, was the institute's secretary. तो महेंद्र लाल सरकार के सन जो थे, अमृत लाल सरकार, वो अभी इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी थे, और वहां पर डॉक्टर सीवी रमन जो है वो ISCS के को लीड कर रहे हैं। He led all the work of the institute. Dr. Raman published his papers on the Raman effect in 1928. डॉक्टर सीवी रमन का एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट रहा था, जिसको उन्होंने रमन इफेक्ट नाम दिया था। ये 1928 में पब्लिश किया गया था, जब वो ISCS में थे, प्रेजेंट थे। ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। आपको अगर रमन इफेक्ट के बारे में नहीं पता, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रमन इफेक्ट पे वीडियो जरूर गूगल करके देखें। The following Raman's footstep, many new areas of science were developed from the ISCS. Prominent amongst them was K.C. Krishnan, who worked on modern magnetism and structural physics. Similarly, prominent scientist K. Banerjee worked on crystallography.
तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि चूँकि सीवी रमन ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरह से फंक्शन किया था कि उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा अपना योगदान दिया था इस फ़ील्ड में। अगर उनका कंट्रीब्यूशन इतना हाई है, तो ये बाकी लोगों को भी कहीं न कहीं मोटिवेट करता है टू डू सम वर्क डू टू सम प्रोडक्टिव वर्क्स। और देख ही सकते हैं उसका असर ही यही रहा कि उसे सेम टाइम पे कुछ प्रोमिनेंट लोगों का नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर साइंटिस्ट का लोगों का नहीं, साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, जिसमें के एस कृष्णन की बात की गई है, जिसमें दूसरा नाम के बैनर्जी का दिया गया है। तो इतने प्रोमिनेंट जो लोग रहे, जो साइंटिस्ट रहे, ये कहीं न कहीं सीवी रमन के इन्फ्लुएंस के वजह से ही हो पाए। बट ऐसा कहना तो सही नहीं होता है कि सीवी रमन के इन्फ्लुएंस में रहे। हाँ, उस टाइम पे रहे ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है और उनका मोटिवेशन है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने इसे यहाँ डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का कन्क्लूज़न। तो मैं चलिए कन्क्लूज़न ड्रा करता हूँ कि आईएसीएस या फिर कह सकते हैं डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने ये जो इंस्टीट्यूट बनाया इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा कल्टीवेशन ऑफ साइंस में। लेटर ऑन ISCS becomes India's primary center of research in material science. Today, also many students come from the various places in India to study and continue research in the ISCS. Some of the eminent scientists who carried out the research in later years, D.S. Bhagavantam, L. Srinivastav, K.N. Sethi, C. Prasad and Meghanand Saha. और मेघनाथ शाह के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो चलिए ये था ये हमारा पूरे क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाए, आपसे पूछा जाए, ये 2019 का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार और आईएसीएस इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन बंगाल? आप आंसर दे पाएंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स और 8 मार्क्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। काफ़ी वीडियो लंबा होता हुआ जा रहा है, इसलिए आज सिर्फ 2 क्वेश्चन्स ही रह जाएँगे हमारे पास। अगले वीडियो में मैं इसके बाद और भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। आप देख सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको मेल में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। मैं इस पीडीएफ को क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, इसे मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ काइंडली हमें मेल करें contact@ramadan.com पर। मैं आप लोगों के मेल के बेसिस पर आपको रिप्लाई करके बता दूँगा जिनको-जिनको पीडीएफ चाहिए। मेल करना तो आई होप आता ही होगा। तो इस काम को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करके मुझे बता दें, कमेंट करके मुझे समझा सकते हैं कि आपको कितना पसंद आया। शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों की मदद हो जाए और साथ ही साथ शेयर के साथ मुझे ये पता चलेगा कि आप कितना प्यार मुझसे करते हैं। चलिए सब्सक्राइब करने के बारे में कहता चलता हूँ, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, अगर और इस तरह के कंटेंट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो मिस ना हो। और अगर लगता है कि बिना सब्सक्राइब किए भी कंटेंट मिल जाएगा तो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बिना सब्सक्राइब किए वेट करना पड़ेगा, तुक्के से दोबारा कभी अगर मिल गए तो वीडियो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।